हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये भी जो वीडियो है आपका एक नोट्स वीडियो है। कौन सा वीडियो है? नोट्स वीडियो है, और ये सिर्फ नोट्स वीडियो रहेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, तो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें लिखा हुआ है कि तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है हमारे पास भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि धातु और अधातु को वर्गीकृत किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो सिंपल सा है, हम लोग बेसिक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं धातु और धातु में क्या अंतर है। तो पहला जो गुण है धात्विक चमक, यानी धातु की सतह जो होता है चमकदार होती है। कैसा होता है? धातु की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातु की जो होती है चमकदार नहीं होती है। अगर हम कठोरता की बात करें तो धातु एक कठोर होती है। अगर अपवाद में बोला जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होती है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो एक्सेप्शन यानी अपवाद ही पूछा जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर हम अधातु की बात करें, यह हमेशा कठोर नहीं होती। अगर अपवाद में, इसमें भी एक अपवाद है कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन का एक रूप है, अपर रूप है, जिसका नाम है हीरा। हीरा जो होता है जो सबसे कठोर पदार्थ है। अगर हम बोला जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो होता है हीरा, जो कि एक हम बोल सकते हैं अपवाद स्वरूप है। नंबर 3 की बात किया जाए, आघात वर्ध्यता। तो आघात वर्ध्यता जो होता है, इसका मतलब ये होता है पीट कर चादर बनाना। किसी चीज़ को अगर हम आघात पहुंचाएंगे तो वो क्या जा फैलता है। तो इसका मतलब ये हो गया धातुओं को पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसको यानी अधातु को नहीं किया जा सकता है। अगर रूप की बात करें, यह कैसा होता है, यह ठोस रूप में जल में यह ठोस रूप में पाया जाता है। अपवाद में अगर बात किया जाए, अपवाद में तो पारा जो होता है द्रव में रहती है, यानी कि रूम टेम्परेचर में क्या होता है, द्रव में रहती है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी बात, तो ये प्रायः जो होता है ठोस तथा गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन? अधातु। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तन्यता। तन्यता की बात करें तो इसमें टन की आवाज़ होती है, और ये जो होता है टन की आवाज़ नहीं होती है। विद्युत एवं उष्मा का चालन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट गुण जो हमारा है विद्युत एवं उष्मा का चालन। तो धातु हम जानते हैं, धातु जो होता है विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। अगर अपवाद में बोला जाए, शीशा और मरकरी जो होता है, यह विद्युत का क्या होता है, अचालक होता है। ठीक है, या कुचालक बोल सकते हैं। जबकि हम इसमें जो एक अपवाद देखते हैं, ये विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट देखते हैं तो ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्साइड के रूप में हम देखते हैं, अधिकतर जो धातुएं होती है वे क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO और FeO। ठीक है। अगर हम अधातु की बात करें, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2। तो अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल है, Na, Mg, Al, F, Ag, Fb, etc। ये सारे के सारे हैं, ये धातु है। जबकि हम देखा जाए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, etc, ये सारे के सारे क्या है, अधातु है। तो ये था हमारे पास क्या है, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर। अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वह आता है रासायनिक गुण के आधार पर हम धातु अधातु को बांटते हैं। तो पहले हम जानते हैं रासायनिक गुण में धातु क्या करता है। अगर वायु के साथ अगर विक्रिया करेगा, ध्यान देना, धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे CuO के साथ रिएक्शन किया तो O जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन साथ जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। उसी प्रकार एल्युमिनियम और ऑक्सीजन बनेगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। उसी पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारा का सारा बैलेंस किया हुआ है और कुछ नहीं है। अगला हमारा जो होता है वह धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जैसे अगर हम बात करा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? तुरंत ही आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबाया जाता है। तो ये भी प्रश्न उठता है यहाँ पर कि हम जो है सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों हम क्या होता है रखा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये बहुत ही क्या है,
क्रियाशील धातु है, क्रिया कर लेता तुरंत में, ठीक है। तो अगला हमारा जो पॉइंट आएगा वो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक सीसा यानी कि Pb वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है आयरन जो होता है यानी कि Fe आयरन वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। नेक्स्ट हमारा है कॉपर की बात करें तो कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, लेकिन Ag यानी कि चांदी Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको पूछा जा सकता है। अगर उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ क्या करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अगर रिएक्शन करता है तो उसको उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl अम्ल के साथ किया तो ये हो गया AlCl3 बनाया। उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अब किस चीज से करेगा, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएगा तो NaLO2 के बाद H2O बनाएगा, ठीक है, याद रखने वाली बात है। अगला हमारा पॉइंट आता है धातु जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु जल के साथ करेगा तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे Na जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो NOH धातु यानी कि सोडियम ऑक्साइड भी देगा और प्लस H2 देगा और साथ में उष्मा भी देता है। उसी प्रकार अगर Fe देखा जाए तो H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 और प्लस H2 देगा। अब देखो आगे हमारे पास होता है अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सारा लाइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, क्यों ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ करते हैं, ठंडे जल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें एल्युमिनियम, Fe आयरन, Zn जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट हमारा 3 नंबर है Mg जो होता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। उसी प्रकार CaMg अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। Ca यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो अभिक्रिया करता है उसके बाद जो ये क्या होता है, जल की सतह पर आता है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले CaMg सतह पर चिपक जाते हैं। अगला हमारे पास है AgCu और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे हमारे पास है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो Fe प्लस HCl जब भी रिएक्शन होगा तो FeCl2 देगा H2। उसी प्रकार एल्युमिनियम और HCl जब होगा तो AlCl3 और H2 देगा, ठीक है। इसको बैलेंस, ये आगे 3 है, ये सब बैलेंस करके रूप में है। आगे हमारे पास है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु A यानी कि लवण B अगर मान ले तो लवण विलयन A प्लस धातु B बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया Fe और Cu यानी कि CuSO4 जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये विस्थापित कर देता है तो FeSO4 बन जाएगा। एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया हुआ। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में अवस्थित किया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सक्रियता श्रेणी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखने का यही तरीका है। सबसे ऊपर जो होता है हमारे पास जो है कानाकार मांगे एल्युमिनियम, तो ये कानाकार मांगे एल्युमिनियम, कानाकार मांगे एल्युमिनियम का, ठीक है। तो ये जो होता है ये कुछ जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। बीच वाला आ जाता है हमारे पास जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg। ये होता है घटती क्रम में होता है थोड़ा सा, यानी किस तरह से ग्राफ इसका डाउन होता है, इसका अभिक्रिया कर ऊपर वाला से थोड़ा सा कम होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है Ag एंड Au। इस सबको याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो तत्वों की अभिक्रियाशीलता के संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। और धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेनाइन बनाते हैं। सिंपल सा बात यहाँ पर यह हुआ। और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ग्रहण करता है और इस वजह से किसी से ले लिया, कर्जा में आ गया। उसी प्रकार धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर कर देता है, इसलिए धनायन बनाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। जैसे Na
प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वजह से ये क्या हुआ, प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया। आगे है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl है, ये क्या है, उसके पास सोडियम है 281, ठीक है। और उसी प्रकार देखो Na प्लस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, एक फालतू किसी को डो नॉट कर देगा, दे देगा। अगर दे देता है, साफ दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बना रहा है। जैसे Cl के पास एक कमी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, NaCl बना लेगा। देखो इस तरह से यहाँ पर जो बना हुआ है। आगे हमारे पास है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है, या इसको ऐसे भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सा बात है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का गुणधर्म कैसा होता है, तो सिंपल सा बात है, ये ठोस एवं कुछ कठोर होते हैं, ये समानता भंगुर होते हैं, ठीक है। ये बहुत तेजी से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है दोनों के साथ। अगला आता है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशील की बात करें तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील एवं केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलयों में अविलय होते हैं। आगे है विद्युत चालकता। जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आगे हमारे पास है धातुओं की प्राप्ति, यानी धात्विक, कैसे हम धातु को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको खनिज। खनिज हम किसे कहेंगे, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क सिंपल सा बात कर रहा है कि वही खनिज का ही पार्ट है, बस उसे क्या करना है कि उपलब्ध जो करवाते बहुत ही सस्ता में करवाते हैं, ठीक है। तो गैंग क्या होता है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियों पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहा जाता है। आगे भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं। जैसे ZnH प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ZnO प्लस SO4 बन जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भर्जन। अगला है निष्पादन। निष्पादन क्या था, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। Zn प्लस CO3 की उपस्थिति में जब तापन करते हैं तो ये हमारे पास निस्तापन प्रक्रिया से ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है। आगे हमारे पास है अपचयन क्या होता है। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। तो ZnO प्लस कार्बन के साथ जिंक हमें अलग मिल जाता है, यानी कि इससे हमें क्या कहते हैं, अपचयन की विधि द्वारा हम क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं। तो आगे आता है चरण 1 में कि अयस्कों को समृद्धिकरण यह अनेक विधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका जो अनेक विधियों, तो पहला आता है पानी से साफ करना, दूसरा आता है छान कर, तीसरा रसायनों का उपयोग करके, और चौथा चुंबक द्वारा। तो हम लोग देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण यह बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही प्राप्त किया जाता है। जैसे Hg का निष्कर्षण, यानी कि सिनेबार। तो सिनेबार जो होता है अयस्क होता है, इसका निष्कर्षण कैसे होता है, HgS को ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो HgO बनता है, फिर उसको गर्म करेंगे और गर्म करते हैं, ठीक है। Hg होता है मरकरी ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे तो हमको Hg प्राप्त होता है। उसी प्रकार सिनेबार पारा का अयस्क है। इसी प्रकार Cu2S से Cu का निष्कर्षण, Cu2O प्लस Cu2S को जब फिर हम गर्म करेंगे तो कॉपर हमें मिल जाएगा। आगे हमारे पास है कॉपर सल्फ Cu2S और ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करेंगे Cu2O प्लस SO2 गैस हमें देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा होता है कि माध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, जो बीच वाला हो जाता है उसको कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है।
तो इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ZnS प्लस ऑक्सीजन अधिक ताप देंगे तो ZnO प्लस SO2 बनेगा। तो उसी प्रकार नोट 2 अगर दिखा जाए तो नोट 2 हमारा यह है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण इस्पातन विधि द्वारा किया जाता है। आगे है धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हमें निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में और हमें धातु मिल जाएगा। आगे है 3 नंबर, अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। जो अधिक क्रियाशील धातु होता है, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैसे ये रहा NaCl, इसको क्या करेंगे, विद्युत अपघटन द्वारा एनोड और कैथोड को मदद से हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक है, आगे चरण 3 है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण क्या था, धातुओं से अपद्रव हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, हम इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किए हैं। ठीक है ना, जब हम नोट्स वीडियो बनाएंगे, जब हम आपको थ्योरी वीडियो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, बस एक पॉइंट यहाँ पर बच रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो शुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगा। सिंपल सा बात है, यही डायग्राम इस तरह से बनेगा। हम आपको बता रहे किस तरह से इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एनोड कैथोड रहेगा, इसको फिर हम बैटरी से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम जो है CuSO4 का विलयन दे देंगे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो बोला जाता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो शुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। उसी समय अपघटन से शुद्ध धातु उतने ही मात्रा में कैथोड पर एनोड से निक्षेपित होगी। आगे हमारे पास है अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, यानी कीचड़ जिसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर Cu पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Cu+2 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। संक्षारण क्या होता है, धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है। सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। कॉपर आर्द्र कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। संक्षारण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां हैं। पेंट लगाकर, तेल लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यसद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिश्र धातु क्या होता है, तो यह 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। जैसे अगर इस्पात की बात करें, इस्पात में लोहा, निकेल और क्रोमियम होता है। पीतल में कॉपर जिंक होता है। कांसा में कॉपर टीन होता है। सोल्डर में लेड और टीन का मिक्सर होता है। अमलगम में मरकरी अन्य धातु होता है। लोहा में लोहा प्लस कार्बन होता है। तो ये था आपका थ्योरी पार्ट जो कि मैंने करा दिया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अभ्यास में यानी इंटरनल क्वेश्चन जो है पेज नंबर 45 देखते हैं। पेज नंबर 45। तो पहला हमारे पास प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये हो जाएगा आंसर पारा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये सारा हाईलाइटेड क्वेश्चन या क्वेश्चन आते रहता है ऑब्जेक्टिव व्यू से। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी या कॉपर बोल सकते हैं। चांदी अगर ऑप्शन चांदी नहीं रहेगा तो कॉपर लगाना है। उष्मा की कुचालक होती है शीशा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताएं। आघातवर्ध वैसा धातु जिसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसी गुण को आघातवर्ध कहते हैं। तन्य वैसा धातु जिसे पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्य कहते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 51। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अभी तुरंत बताए। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये हवा के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।
नेक्स्ट हमारा है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। पहला हमारा है लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, तो इसका रिएक्शन ये रहा। उसी प्रकार कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धीमी गति से करता है, जो उत्सर्जित हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो इसके लिए रिएक्शन है CH2O, COH होल ट्वाइस और H2। आगे हमारा है कि जब पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया तेजी से करता है, यह अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, तो इसका रिएक्शन ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ये आपका कुछ रिजल्ट है, सारणीबद्ध किया गया है, तो हमें इसको देखते हुए आंसर देना है। इस सारणी का उपयोग कर ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो दी गई सारणी के अनुसार B सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ध्यान दो कैसे, तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो B जो है विस्थापित हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि विस्थापित कर दिया इस वजह से इसको बोल सकते हैं अभिक्रियाशील धातु है। जो अभिक्रियाशील धातु होता है वही किसी को विस्थापित कर सकता है। दूसरा हमारा है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें B धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देती है। C है 3 नंबर है ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो इसका जो हो जाएगा BACD होगा। अगला हमारे पास प्रश्न आता है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी पहला नंबर, Fe+HCl जैसे होगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस हमें बन जाएगा। 5वां नंबर है जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, अतः जिंक जो है सल्फेट विलयन में से Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। रिएक्शन देख लो आराम से। पेज नंबर 54 है सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम के लिए देखो होता है 281, तो पहला में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पहला में होगा, पहला घर में 2 गो रहेगा, दूसरा घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा और लास्ट में 1। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए देखो 2 और 6, पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 6 गो, तो ये रहा 2 गो और 6 गो, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 होता है 282। तो ध्यान से देखो, पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 2 4 2 6 2 8 गो और फिर हो जाएगा 2 गो। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, Na हमारे पास Na+ एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला 2 8 हो गया, और उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na ऑक्सीजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन से Na 2 Na आएगा और ऑक्सीजन एक एक क्या करेगा, दे देगा, दे जैसे ही देगा ये स्टक पुर जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इधर दे दिया, तो Na2O हो गया। ठीक है, उसी प्रकार MgO के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह हो जाएगा। MgO के लिए Mg, ठीक है, ध्यान से देखो, सेम उसी तरह से प्रोसेस है। आगे हमारे पास है इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। तो Na2 यौगिक में Na+ आयन है और तथा O में 2- आयन है। Mg यौगिक में Mg2+ आयन एवं तथा ऑक्सीजन में O 2- आयन है। नंबर 2 है आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बल जो कि प्रबल होता है, इस बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। इसका परिभाषा नोट्स में भी दिया हुआ है, सेम उसी तरह लिख सकते हैं। खनिज,
खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अगला कहता है दो अधातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्थाओं में रहते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, वो जगह सिल्वर और गोल्ड, जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे हमारे पास है धातु को उस ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो कम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइडों को केवल गर्म करके संगत धातुओं में उपचयित करते हैं। इसका रिएक्शन ये रहा। पेज नंबर 61 है कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर जिंक के साथ हुआ जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कॉपर के साथ क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगा, और कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसका अभिक्रियाशील जो है ना, देखोगे कि जिंक जो है क्या है, वो नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, इस वजह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। अगला है कॉपर ऑक्साइड, तो हो जाएगा जिंक, विस्थापित अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम में विस्थापित अभिक्रिया होगी, और इसमें कॉपर में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला हमारा है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होता है? तो प्लेटिनियम और सोना। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु या अधातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, जैसे पीतल, कॉपर और जिंक का। अगला है अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3, विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट है धातु के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो पेंट लगाकर। अगला हमारे पास है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व होगा कैल्शियम। धातु पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पांचवा है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातु एवं अधातुओं विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 में हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। दूसरा जो हमारे पास है विद्युत परिपथ, सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग निम्न परिपथ बनाएंगे और इसके बाद बारी बारी से धातुएं और अधातुओं के दिए गए नमूने को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, तो हम देखेंगे कि धातु की उपस्थिति में बल्ब जलने लगेगा, जबकि अधातु में नहीं जलता है। आगे हमारे पास प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन हम यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं करती है। तो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित ना करने वाली धातुएं कॉपर तथा सिल्वर। अगला प्रश्न आता है किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघटित किसे बनाएंगे? तो धातु M को विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए एनोड
अशुद्ध धातु होगा और कैथोड शुद्ध धातु की पतली पतली पट्टी होगा, और विद्युत अपघटित धातु के किसी लवण का जलीय विलयन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम है, स्पेचुला में ले कर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। उसके बाद बोल रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी। नंबर 1, सूखे लिटमस पर, आध लिटमस पर ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे। तो हमारे पास जो जाएगा कि चूर्ण, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें सल्फाइड डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, जिसकी प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि यह गैस जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो नंबर 1 गैस की क्रिया क्या हो गई, तो नंबर 1 में सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि गैस जल यानी कि H+ आयन की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाती। नंबर 2 आर्द्र लिटमस उत्सर्जित गैस का आयन की उपस्थिति के कारण रंग बदल देती है, यानी लाल रंग कर देती है। तीसरा हो जाएगा, ऊपर की अभिक्रिया के लिए दोनों रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से हमारा होगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। लोहे से जंग बचाने के लिए निम्न तरीके हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, लोहे की वस्तुओं पर जिंक आदि की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो ये हो जाएगा आंसर, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है, कारण बताने के लिए। प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर सिंपल होगा, प्लेटिनियम सोने धातु का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अक्रियशील धातुएं हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। तो सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर यह नमी से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें किरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सी नंबर, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऊष्मा की सुचालक धातु है, इसे वायु में खुला रखने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। यह परत अपने नीचे की धातु को और अधिक क्षति नहीं पहुंचाने देती है, अतः एल्युमिनियम से बने बर्तन संक्षारित नहीं होती है। इन सब कारणों से एल्युमिनियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट की अपेक्षा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अधिक सरल है, अतः धातुओं के कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों से पहले धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है और फिर धातु ऑक्साइडों को अपचयन करके और धातुएं प्राप्त की जाती है। अगला है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ इसलिए किया जाता है कि तांबे वायु से अभिक्रिया कर एक हरे रंग की क्षारीय कॉपर कार्बोनेट परत बना लेती है। नींबू अथवा इमली जैसे खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, ये अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को उदासीन कर देता है, जिससे कॉपर पात्र से चमकदार हो जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधातुओं में विभेद कीजिए। तो धातु के बारे में बोले तो धातु क्षारीय प्रकृति को ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु अम्लीय प्रकृति की। दूसरा है, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। अधातु ऑक्साइड जल से विक्रिया कर के क्षार बनाते हैं, तो इसके ऑक्साइड जल से विक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि ये ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हो जाएगा ये 15 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये 15 नंबर है। तो प्रश्न है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने से आभूषण में पहली जैसी चमक पैदा करने को ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही महिला अपने सोने
के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगती है, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत खुश होती तथा तर्क वितर्क के पश्चात उसे व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो सिंपल सा बात होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि एक एक्वा रेजिया नाम का यानी कि अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, महिला के सोनों को गला दिया जाता है, यानी इसका वजन कम किया जाता है। इसमें 3:1 में सांद्रता HCl और सांद्रता HNO3 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला प्रश्न है, गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। तो आयरन की तुलना में कॉपर उष्मा के सुचालक है। कॉपर गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, यही रीज़न है। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था और हमने पूरा डील कर दिया है। आई नो ये बहुत फास्ट वीडियो है, क्योंकि ये एक नोट्स वीडियो है। हम इसका जल्दी इसका जो है पूरा थ्योरी वाला जो है एक एक करके करीब एक चैप्टर जो है कम से कम 6 से 7 लेक्चर में आपको दिया जाएगा। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर रहेगा और आपको पूरा वीडियो दिया जाएगा। और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।